हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ लॉ में। आज हम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले 50 एमसीक्यू मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराए हैं, तो अभी इसका पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वादों और विधिक कार्यवाहियों में समझौता या वादों का प्रत्याहरण कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत द्वारा। ये दिया गया है हमारे सेक्शन 62 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से भूमि प्रबंधक समिति। ये हमको दिया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आबादी स्थलों के लिए भूमि आवंटित करने की शक्ति भूमि प्रबंधक समिति को इस संहिता की किस धारा में दी गई है? तो ये दी गई है धारा 63 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस संहिता के किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की ओर से वादों का संचालन करने की शक्ति भूमि प्रबंधक समिति को दी गई है? तो ये दी गई है धारा 62 में। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्व संहिता की धारा 63 के अंतर्गत आबादी स्थलों के लिए भूमि आवंटन हेतु भूमि प्रबंधक समिति किससे अनुमति लेगी? तो वह लेगी उप जिलाधिकारी से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को कौन दिलाएगा? तहसीलदार, कलेक्टर, सहायक कलेक्टर या उप जिलाधिकारी? तो इसका सही आंसर है डी, उप जिलाधिकारी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस संहिता की धारा 65 के अंतर्गत बेदखल करने के पश्चात ऐसा व्यक्ति पुनः कब्जा कर लेता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो उसको 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है, पर कम से कम 3 महीने की सजा दी जा सकती है, यानी कि 3 महीने की सजा कम है, और उससे ऊपर 2 वर्ष तक की सजा है, और प्लस 3,000 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवंटित भूमि पर आवंटी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है और ऐसे अन्य व्यक्ति को कब्जे से बेदखल किया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति भूमि पर पुनः कब्जा कर लेता है, तो उसे दंडित किया जा सकेगा। तो उसे कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस संहिता की धारा 65(2) के अधीन अपराध का विचारण कौन करेगा? तो अपराध का विचारण करेगा उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से निम्न पंक्ति का अधिकारी, यानी कि सब डिवीजन ऑफिसर से नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्व संहिता की धारा 65(2) के अधीन दंडनीय अपराध वो होंगे संज्ञेय और अजमानतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आबादी स्थलों के अनियमित आवंटनों की जांच कौन करेगा या अनियमित आवंटन को कौन निरस्त कर सकता है? तो वह कर सकता है धारा 66 के अंतर्गत कलेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आवंटन निरस्त करने का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो वह जब आवेदन 3 वर्ष के पश्चात किया जाएगा तो उसके बाद वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह दिया गया है धारा 66 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनियमित आवंटन को निरस्त करने की शक्ति कलेक्टर को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये धारा 66 के अंतर प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है या विधि विरुद्ध कब्जे में रखता है तो उसे भूमि से बेदखल करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह प्राप्त है सहायक कलेक्टर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। धारा 67 के उपधारा 3 के अधीन सहायक कलेक्टर के आदेश से व्यतीत व्यक्ति कितने दिन के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकता है? तो वह कर सकता है 30 दिन के भीतर अपील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमि प्रबंधक समिति को आदेश या निर्देश कौन जारी कर सकता है? तो वह जारी कर सकता है कलेक्टर। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भूमि प्रबंधक समिति अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने योग्य नहीं है तो कलेक्टर उसके कर्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निष्पादन करने का निर्देश किसे दे सकता है? तो वह दे सकता है नायब तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को। यह दिया गया है सेक्शन 71 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि प्रबंधक समिति के स्थान पर कोई अन्य अधिकारी जो नायब तहसीलदार से नीचे का ना हो के कार्य को करने की वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो यह किया गया है धारा 71 में। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमि प्रबंधक समिति की शक्तियों का निष्पादन तहसीलदार से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी द्वारा किए जाने का निर्देश कौन दे सकता है? तो वह दे सकता है कलेक्टर। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति द्वारा
धारा 72 के अधीन नियुक्त अधिवक्ताओं से भिन्न किसी विधि व्यवसायी को किसी अनुमति से रख सकती है, तो वह कलेक्टर की अनुमति से रख सकती है। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिना हक के भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की बेदखली के बाद में पक्षकार होगा, तो वह होगा कब्जाधारी, ग्राम पंचायत और राज्य सरकार, यानी कि उपयुक्त सभी। यह दिया गया है धारा 134 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी को बेदखल कौन कर सकता है, तो वह कर सकता है उपजिलाधिकारी। वो कर सकता है धारा 136 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खातेदार जोत या उसके भाग में अधिकारों की घोषणा के लिए बाद घोषणात्मक बाद ला सकता है, वह ला सकता है धारा 144 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सरकारी पट्टेदार की बेदखली किन आधारों पर हो सकती है, तो सरकारी पट्टेदार की बेदखली इस संहिता की धारा 149 में दे रखी है। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि देय तिथि से 6 माह के भीतर लगान देने में असफल होने पर, भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए करने पर, या पट्टा की अवधि समाप्त होने पर। इसके सभी सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बकाये की वसूली की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है, तो वह दी गई है धारा 170 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भू राजस्व के बकाये के भुगतान करने पर व्यतिक्रम किया जाता है, तो उसे कितने दिन के लिए गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा सकता है, तो उसको निरुद्ध किया जा सकता है 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए, यानी कि 15 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं किया जा सकता। यह दिया गया है संहिता की धारा 171 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बकायेदार व्यतिक्रमी के जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर सकता है, तो वह कर सकता है उपजिलाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू राजस्व के बकाये की वसूली के लिए व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जा सकेगा जब वसूली के लिए इप्सित धनराशि हो, यानी कि 50,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए, तभी वह गिरफ्तार किया जा सकता है। यह दिया गया है संहिता की धारा 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर भू राजस्व का कोई बकाया देय हो कि कुर्की एवं विक्रय कौन कर सकता है, तो वह कर सकता है कलेक्टर, धारा 174 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्यतिक्रमी की निम्नलिखित संपत्ति कुर्क की जा सकेगी, यानी कि बैंक खाते या लॉकर, जंगल संपत्ति, जोत, सभी कुर्क किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुर्क संपत्ति का पट्टा कलेक्टर कितनी अवधि के लिए कर सकता है, तो वह 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कर सकता है, यानी कि 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यह दिया गया है धारा 175 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रिसीवर की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो वह कलेक्टर कर सकता है, धारा 178 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बकाये की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात किसी भी समय व्यतिक्रमी या बकायेदार की मृत्यु हो जाए, वहाँ बकाये की वसूली विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकेगी। वह धारा 181 के अकॉर्डिंग उस सीमा तक की जा सकेगी जिस सीमा तक उसको मृतक की संपत्ति प्राप्त हुई है। तो इसका सही है ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि कोई भी व्यक्ति इस बात का प्रतिभूति देता है कि यदि व्यतिक्रमी बकाये का भुगतान नहीं करेगा तो वह स्वयं भुगतान करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी, यानी कि उसको गिरफ्तार करके, उसकी जंगम संपत्ति को कुर्क करके या उसकी जोत को कुर्क करके। सभी आंसर के सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुर्क संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा जारी की जा सकती है, धारा 184 के अकॉर्डिंग कलेक्टर कर सकता है या कलेक्टर के द्वारा प्राधिकृत कोई भी सहायक कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उद्घोषणा जारी करने के दिनांक से कितनी अवधि तक कुर्क स्थावर संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकता, तो 21 दिन तक इसका विक्रय नहीं किया जा सकता। यह दिया गया है संहिता की धारा 184 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित भूमि का नीलामी विक्रय किया जाता है, तो और ऐसी भूमि का क्रेता अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रयधन के 1% के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है, तो वह अन्य जाति के क्रेता से वरीयता पाने का हकदार होगा यदि वह भुगतान करता है 30 दिन के अंदर। यह दिया गया है संहिता की धारा 191 के है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलेक्टर कितने दिन के भीतर बकायेदार द्वारा बकाया धनराशि जमा कर देने पर विक्रय अपास कर सकेगा, तो 30 दिन के भीतर वह विक्रय को अपास कर सकेगा। यह दिया गया है संहिता की धारा 192 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अनियमितता के आधार पर विक्रय परास्त करने का आवेदन किसको दिया जाएगा? वह दिया जाएगा आयुक्त को, संहिता की धारा 193 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीलामी विक्रय की पुष्टि किसके द्वारा की जाएगी? तो वह कलेक्टर के द्वारा की जाएगी या आयुक्त के द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर है सी, यह दिया गया है संहिता की धारा 194 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विक्रय का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र विधिक अंतरण समझा जाएगा। ऐसी संपत्ति की पंजीकरण करना आवश्यक नहीं है। ऐसी क्रेता में कब से नीति मानी जाएगी? तो यह विक्रय के दिनांक से नीति मानी जाएगी। यह दिया गया है संहिता की धारा 198 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संहिता के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह राजस्व परिषद को और आयुक्त को, दोनों को प्राप्त है पुनरीक्षण की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजस्व संहिता के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह प्राप्त है राजस्व परिषद को। यह दिया गया है सेक्शन 211 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मामले को अंतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वह प्राप्त है आयुक्त को, कलेक्टर को और जिलाधिकारी, तीनों को प्राप्त है। यह दिया गया है संहिता की धारा 212 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजस्व संहिता में जहाँ कोई उपबंध ना हो वहाँ वाद या कार्यवाही पर लागू होंगे सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध और भारतीय परिसीमा अधिनियम के उपबंध। यह दिया गया है संहिता की धारा 214 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राज्य सरकार अपनी शक्ति किसे प्रत्यायोजित कर सकता है? तो वह कर सकता है राजस्व परिषद को या बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को। वो दिया गया है संहिता की धारा 219 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजस्व संहिता के अधीन किस धारा के अंतर्गत कैविएट दाखिल करने का प्रावधान है? तो वह दिया गया है धारा 225 ख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कोई गांव के सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करता है वह दंडित किया जाएगा जुर्माने से जो न्यूनतम 1000 रुपये का होगा। यह दिया गया है संहिता की धारा 226 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो व्यक्ति सीमा चिन्हों को नष्ट करता है या क्षति करता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है, वह दंडित किया जाएगा 1000 रुपये से अनाधिक की धनराशि से। यह दिया गया है संहिता की धारा 227 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नामांतरण, दाखिल खारिज से संबंधित धाराएं हैं। तो वह धाराएं धारा 33 एवं 35। चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इसको, और नेक्स्ट वीडियो में हम और 50 MCQ लेकर आएंगे। तो आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।